A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे सभी चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। तो इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि इसका नाम है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन बींग्स ने नहीं क्रिएट किया है, जो कि नेचर ने क्रिएट किया है। और क्योंकि इसका नाम हम इनको रिसोर्सेज बोल रहे हैं तो रिसोर्सेज का मतलब है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल वाली चीज़ें हैं, तो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की पहली बात तो हम बात कर लेते हैं स्लाइड में, डेफिनेशन क्या होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विदाउट द एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। हम ह्यूमन बींग्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो नेचुरली क्रिएटेड रिसोर्सेज है जिनको नेचर ने बनाया है। तो ये किस तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं अर्थ पर? वो हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लैंड, हो सकता है वाटर, हो सकता है एयर, हो सकता है और कोई भी चीज़ें, मिनरल्स, ये सब कुछ सारी जो चीज़ें होती हैं जो कि लैंड का ही पार्ट हो जाएगा, वाटर में भी होगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो आउटर क्रस्ट होती है अर्थ की, अगर अर्थ ये स्फीयर है और हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो आउटर वाली जो है सरफेस, इसको क्रस्ट बोला जाता है। फिर वही आ जाता है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं जो आउटर जो सरफेस है। फिर मेंटल आती है, फिर कोर आता है। ठीक है, तो ये सारे जो है अर्थ की कॉम्पोजिशन ये होती है। तो आप इसमें सबसे पहली बात समझ गए रिसोर्सेज क्या है, जिसको नेचुरल रिसोर्सेज क्या है जिसको नेचर ने बनाया है। ओके, अगर हम बात करते हैं वाटर के बारे में, देखिए हम टू द पॉइंट चलेंगे यहाँ पर। अगर वाटर के बारे में हम बात करते हैं तो वाटर क्या है? वाटर जो है 75% ऑफ द अर्थ सरफेस क्या है? वाटर। मतलब मोर देन 70% जो है अर्थ की सरफेस किससे जुड़ी हुई है, किससे घिरी हुई है? वाटर से। मतलब ओशन की अगर हम बात करें तो 70% ऑफ द लैंड जो अर्थ का एरिया है वो ओशन है। और मोर देन 70 मैंने क्यों बोल दिया मोर देन 70? इसलिए बोला क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्नो पीक, वो सब भी तो वाटर है ना। तो रफली वो आता है 75%। तो वाटर जो है कवर करता है मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। और जो है ये किस में मिलता है? हमें अंडरग्राउंड भी मिलता है। सरफेस पे तो है, साथ में अंडरग्राउंड भी है। तो जो अर्थ की सरफेस जो जिसमें कि वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये आप अभी पहले भी जानते हैं और नहीं जानते तो इस वाली क्लास से आप जान जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर का मतलब गोला। तो वाटर वाला जो पूरा का पूरा जहाँ पे वाटर है अर्थ पर प्रेजेंट उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एयर जो है, ये तो वाटर की बात हो गई। एयर जो है वो हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है एयर ने, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ एयर है। ओके, एनवायरमेंट जो हमारा अर्थ के चारों तरफ, जो अगर ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ क्या है? ये एयर है, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स जो होती हैं फाउंड वेयर दीज 3 एग्जिस्ट। जब भी हमारे को लाइफ फॉर्म की बात करनी है, लिथोस्फीयर वो कहाँ पे मिलेगी हमको? उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। पहली बात तो वो कहाँ पे मिलेगी? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के जंक्शन पर। ऐसी लेयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसके अंदर तीनों चीज़ें आएंगी, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो इन तीनों जगह पे लाइफ पॉसिबल है। तो जो लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है अर्थ का, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर तीनों चीज़ें मिलती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर का मतलब आप जानते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पर वो जगह एटमॉस्फेयर में भी, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्लियर? जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट
ऑफ बायोस्फीयर, और एयर, वाटर, सॉइल, ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं ये करती हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, कि कौन कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक का मतलब, बायो का मतलब लाइफ, तो बायोटिक का मतलब जो लिविंग है, उसके अंदर कौन आएगा, उसके अंदर सारे के सारे लिविंग बींग्स आएंगे। एबायोटिक मतलब जो लाइव नहीं है, जैसे कि हवा है, जैसे वाटर है, जैसे सॉइल है ना, ये सारे पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब क्या होगा, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट बनाएगा, किसका, बायोस्फीयर का। तो हमने समझ लिया बायोस्फीयर क्या होती है, हमने समझ लिया बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, ये डायग्राम आपने देख लिया। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करती हूँ, हमने बोला एटमॉस्फेयर क्या है, जो अगर ये अर्थ है तो उसके चारों तरफ जो एयर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वो किस वजह से है, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से। ये सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने सारी एयर को रोक के रखा हुआ है, इसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब अगर हम इसमें एटमॉस्फेयर के डिविजन्स की बात करते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, ज़्यादातर आपको इसको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, बट अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा पढ़ लेते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है और उसके ऊपर एयर है, उसको हमने डिवाइड किया, तो सबसे पहली जो लेयर आती है उसे कहते हैं ट्रोफोस्फेयर, ट्रोफो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर ये पूरी की पूरी एक्सोस्फेयर होती है, जिसमें थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर को दो डिवाइड भी कर देते हैं। तो ट्रोफोस्फेयर क्या है, 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक होती है। वो कहाँ पे होती है, 11 से 50 किलोमीटर तक होती है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बियॉन्ड क्या होती है, 40 से 50 तक, ये होती है मीजोस्फेयर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो उसका नाम है ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं। ज्योग्राफी की क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिंस अभी हमने एटमॉस्फेयर की चर्चा की तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम इंक्लूड कर दिया था। ओके, तो अब हम बात करते हैं एयर के बारे में। एयर क्या है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी जो चल रही है, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो एयर है। अभी आपने देखा पानी के बिना भी हम काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, खाने के बिना भी हम काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, या उन पेशेंट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है जो कि नॉर्मल तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, तो पेशेंट की जो डेथ है वो विद इन मिनट्स हो सकती है। ओके, तो एयर जो है ना, एयर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो एयर क्या है, एयर फिर हम जानते हैं, ऐसा तो नहीं हमें सिर्फ ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसमें से ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एयर में हमको क्या मिलता है, हमारे को कॉम्बिनेशन मिलता है। हम पहली वाली और जूनियर क्लास की एनसीईआरटी में ये पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन, जिसमें कि हमने देखा था नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है रफली 21%, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03%, ऐसा था ना, और वाटर पेपर टेस्ट। तो हमें पता है कि जो एयर है उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन, और उसका एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, भाई उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगी, नाइट्रोजन इतनी है, ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी है, मतलब सबका प्रोपोर्शन डिसाइड है। उसी प्रोपोर्शन की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज उसका प्रोपोर्शन गड़बड़ होता, मान लीजिए कोई गैस नहीं होती तो क्या होता, तो क्या हम ब्रीथ कर पाते, ठीक से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात है नोट करने के लिए, कॉम्पोजिशन जो एयर है वो उसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। बहुत सारे और प्लैनेट है, जैसे वीनस है, मार्स है, जहाँ पे लाइफ नहीं है, नो लाइफ, बट वहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या है एटमॉस्फेयर का, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ के एटमॉस्फेयर का मेजर कंपोनेंट है, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 95 से 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर बना रही है वीनस एंड मार्स का, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यू शुड नो दैट। वीनस और मार्स पे एटमॉस्फेयर है, बट उस एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन में 95 से 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो हम सांस नहीं लेते, हमें ब्रीदिंग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की क्लाइमेट कंट्रोल में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या करता है, ये करता है एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का
उसको क्या रखता है, स्टेडी रखता है। स्टेडी मीन्स सेम रखता है, ऑलमोस्ट सेम रखता है, जैसा हमारा एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का, उसको ऑलमोस्ट सेम रखता है। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से पॉसिबल हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो सूरज की जो आने वाली किरणें हैं उनको जो है पूरी तरीके से आने नहीं देती। वो एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारी सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज़ द, मतलब ये सारी चीज़ें डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बट सिंस अभी यहाँ पे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। एंड दैट ओजोन लेयर डजंट अलाउ अल्ट्रा वायलेट, जो यूवी रेज होती हैं, वो ओजोन की जो लेयर होती है वो क्या करती है, वो यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है ना ब्लॉक। हम हमेशा से पढ़ रहे हैं, कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए अलग अलग कन्वेंशंस की बनाई जा रही है। जो इनकमिंग यूवी रेडिएशंस भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं, सन तो सब कुछ दे रहा है, तो उसको कर देती है ब्लॉक, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। तो उनके ब्लॉक करने की वजह से हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है, जो हमारे लिए ठीक है। और एटमॉस्फेयर क्या काम कर रहा है हमारा, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के टेम्परेचर को स्टेडी रखता है। कब, डे में भी और नाइट में भी और पूरे साल में भी, ठीक है, वो उसको स्टेडी रखता है। कैसे रखता है, अब हम ये बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रिवेंट करता है सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर सरफेस। देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारे सन है हमारा, वो रेज भेज रहा है। कब भेजता है, क्योंकि हमारी अर्थ तो घूमती रहती है ना, तो अगर हमारी अर्थ घूमती रहती है तो जो पोर्शन जहाँ पे हमको दिन दिखाई देता है उस टाइम हमारी अर्थ जो है सन के सामने है, सूरज के सामने होती है उस टाइम पे घूम के, तो उस टाइम पे दिन होता है, डे टाइम है, तो डे टाइम में हमारी अर्थ को सूरज की रोशनी मिल रही है। तो जो सूरज की रोशनी है उसको जितनी चाहिए उतनी आने दे रहा है, ज़्यादा नहीं आने दे रहा। और जब रात हो गई, अब इधर चला गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये सूरज की रोशनी चली गई, अब क्या होगा, अर्थ की जो सरफेस होती है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को निकालती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं उसको छोड़ती है अर्थ की सरफेस, अर्थ। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारा एटमॉस्फेयर उसको ब्लॉक करके रखता है। अदरवाइज क्या होगा, अगले 12 घंटे में अर्थ बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, अगर सारी हीट चली गई तो। लेकिन वो उस सारी हीट को जाने नहीं देता। एटमॉस्फेयर क्या, उसको एकदम पकड़ के रखता है, उसमें एक कंबल की तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह। जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ के रखते हैं तो आपकी बॉडी की हीट प्रिजर्व रहती है, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है रात भर उसको प्रिजर्व करके रखता है, वो रोक के रखता है। कंबल जो है वो उसको निकलने नहीं देगा। अदरवाइज क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जिस रात में, उसमें तो आप हाइपोथर्मिया से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसी तरीके से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इसी तरीके से काम करता है, वो ब्लैंकेट की तरह हीट को रोक के रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। फाइन। जब सरफेस है मून का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगेन, उसके ऊपर क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं तो आप पोजीशन सोचिए आप मून की, मतलब जब सूरज की रोशनी पड़ती है मून के ऊपर तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब घूमता है मून भी तो घूम जाता है तो उसका -190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब पोजीशन देखिए क्या होगी, बहुत ठंडा हो जाता है, फ्रीजिंग, एक्स्ट्रा फ्रीजिंग, और बहुत गर्म हो जाता है जब उसकी पोजीशन सन के पास से घूम जाती है। तो अगर हमारी अर्थ के ऊपर भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी पोजीशन भी कुछ इस तरीके से होती। तो क्या इस तरीके की पोजीशन में कोई ह्यूमन बींग्स या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते, वो बन ही नहीं पाते, है ना। तो ये देखिए हमारा एटमॉस्फेयर क्या रोल प्ले कर रहा है, सूरज की आने वाली रोशनी को तो उतना ही लिमिट कर दे रहा है, यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है, और जो बाहर से अर्थ से निकलती हैं जो रेडिएशन, उनको ट्रैप करके रखता है ब्लैंकेट की तरह। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर काम कर रहा है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हमें एयर कब दिखाई देती है, कब हमें पता चलता है कि हवा है। हमें पता चलता है जब हवा बहती है, ओके, जब हवा चलती है, मतलब अगर विंड के फॉर्म में हमें एयर का पता चलता है। जब हवा बह रही है तब हमें पता चलता है कि ओहो काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा है। अदरवाइज अगर बिल्कुल भी कुछ भी ना हो तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि एयर एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है, ओके। तो अब हम बात करते हैं मूवमेंट कैसे होती है हवा की। जितने भी तरीके होते हैं जिनसे कि रिजल्ट्स अ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर,
एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। अब जो कुछ भी हो रहा है, हवा क्यों चल रही है? अब सबसे पहले आप देखिए, हवा इसलिए चलती है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस स्लाइड के बारे में, बिकॉज ये जो है ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे, बट हम इसकी साइंस को पढ़ रहे हैं। अब क्यों हो रहा है इसका वाई पढ़ रहे हैं हम, वाई। ओके, हवा क्यों चल रही है, तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बिहाइंड जो साइंस है हम वो समझेंगे। तो बी हेयर, अच्छे से यहाँ पे पूरा दिमाग लगा के सुन लो। हवा सिर्फ तभी चलती है जब प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ओके, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब इस जगह पे कुछ और प्रेशर हो गया, इस जगह पे कुछ और प्रेशर हो गया। जब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा दो जगह पे, तब हवा चलना शुरू करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ आप समझिए, हम डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। जब भी हवा गर्म होती है, देखिए इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, जब भी हवा गर्म होगी, देखिए गर्म हो गई हवा, जैसे ही हवा गर्म होगी वो अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगी। क्यों उठेगी? गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, उसके बीच में जो उसके पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी ज़्यादा, तो वो दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाने से क्या होगा, वो ऊपर उठ जाएंगे। तो जैसे ही ग्राउंड गर्म हुआ, अर्थ के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो हवा क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर मतलब इतनी सी हवा को आपने ऐसे रखा था छोटे से कंटेनर में, वो ऊपर फैल गई, ऊपर उठ गई, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आसपास के एरिया में, इस जगह के कंपैरिजन में हाई प्रेशर है, तो उस एरिया से हवा इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाली हवा ऊपर उठ गई है, यहाँ पे खाली स्पेस आ गया। ये हवा क्योंकि ऊपर उठ गई, यहाँ पर एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो गई, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसको फिल करने के लिए आसपास के हाई प्रेशर जोन से हवा चलना शुरू हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल हमको हवा की मूवमेंट दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई हमको हवा दिखाई देती है। ऊपर वर्टिकल जो मूव करती है हवा, ये हमें नहीं दिखाई देती, ये हमें नहीं पता चलता। नीचे अर्थ गर्म हुई, ऊपर उठ गई, वो ये हमें नहीं दिखाई देती। हमें कौन दिखाई देता है, हमें ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं एडवेक्शन। ठीक है, एडवेक्शन जो है हमें दिखाई देती है, ये होती है कन्वेक्शन जो ऊपर उठती है। ये जो कन्वेक्शन है ये हमें नहीं दिखाई देती। तो ये कन्वेक्शन से ऊपर उठ गई हवा, इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर जोन से हवा चलना शुरू हो जाती है, उसको फिल करने के लिए। तो जो ये हवा चलती है, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ एयर है, ये हमें नज़र आता है। इससे हमारे पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग मतलब हमें हवा चलते हुए दिखाई देती है। फिर जब हवा ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने से क्या होगा, लैप्स रेट आपको याद है, हमने बात किया था। तो लैप्स रेट की वजह से हवा जो है, मतलब ऊपर उठने से हवा ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होते होते यहाँ पे कूल होना शुरू हो जाएगी। ओके, जहाँ पे हवा कूल हो, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे जाती है, नीचे बैठेगी, वो सिंक करेगी, तो यहाँ पे सिंक होती है हवा। यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे सिंक होती है। तो ये जो है, ये मैंने आपको रफली बताया कि इस तरीके से क्या होता है, हवा ऊपर उठती है। तो जो वाटर वेपर जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया, जब भी अर्थ पे गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाएगी हवा। अब आप ये देखिए, अर्थ जब हवा ऊपर उठेगी तो नीचे जो भी पानी वाली बॉडीज हैं या ओशन वाला पोर्शन भी तो गर्म हो रहा है ना। अगर हवा गर्म हो रही है, अर्थ के ऊपर वो आ रही है, तो ये अगर अर्थ है, ये पूरा पोर्शन गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है, वाटर भी है, सब कुछ है, तो वो सब भी गर्म होगा। तो जब वो गर्म होकर ऊपर उठती है तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी को लेके ऊपर उठती है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या फॉर्म होता है, वाटर बॉडीज़ के ऊपर भी वो उठती है तो वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। यही वाटर वेपर्स जो हैं लेटर ऑन बारिश बन के नीचे आएंगे दोबारा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय और री-रेडिएटेड बाय लैंड और वाटर बॉडीज। ओके, देखो जब भी एटमॉस्फेयर गर्म होता है दो तरीके से होता है। हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर में यहाँ से सन की रेडिएशन आ रही है, ये होती है शॉर्ट वेव। तो ये जितनी आने देगा एटमॉस्फेयर वो आ जाएंगी। अब क्या होगा, रात को या मतलब हर टाइम होता रहता है ये, अर्थ जो होती है, अर्थ भी अब वापस रेडिएशन बैक देती है, उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और ये होती हैं लॉन्ग वेव। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, इसको हमारा एटमॉस्फेयर की स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं जाने देती, वो उसको रोक के रखती है।
तो इसकी वजह से जो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है ना, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है ज़्यादा। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लॉक करके रखती है, कंबल की तरह काम करती है। तो इसीलिए बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर वो बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा ब्लॉक कर देगी, उतनी हीट हमें चाहिए नहीं, उसको बाहर निकल जाना था अपने नॉर्मल प्रोसेस में, लेकिन वो क्या करेगा, वो सारी हीट को ट्रैप करके रख लेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कैसे हीट हो रहा है, बिलो, नीचे से हीट हो रहा है। जब हीट हो जाता है, ऑन बीइंग हीटेड, convective currents are set up in the air. In order to gain some understanding of the nature of convective currents, the pattern revealed by smoke shows that the direction in which hot and cold air move. जैसे कि धुआं ऊपर उठता है, यही मैंने आपको समझाया। अगर आप इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही हीट गर्म होना शुरू होती है, ये एयर गर्म होके ऊपर उठ रही है, कन्वेक्टिव करंट राइज हो गया, कन्वेक्शन की फॉर्म में ऊपर उठना शुरू हो गया हवा ने। वो कैसे उठती है, जैसे कि धुआं उठता है, आप आग जलाते हैं तो उस तरीके से वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। स्मोक में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं तो आपको दिखते हैं, एयर में कोई ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। ये होता है कन्वेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। तो ये हवा ऊपर उठ रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जी, उसके बाद सिमिलर वे, जब व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेस, ठीक है, वो आ रही है। लेकिन जो लैंड है गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। वाटर जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जो लैंड एरिया है वो तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है। तो जो एयर जो लैंड के ऊपर है वो क्या होगी, जल्दी से गर्म हो जाएगी, लेकिन जो वाटर बॉडीज़ पे होगी वो कम गर्म होगी। अब देखिए एक जगह है यहाँ पर, उसमें देखिए ये वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ओशन है और यहाँ पे लैंड है। अगर जब वो पड़ेगी, सनलाइट आएगी, तो क्या होगा, ओशन में क्या है, वाटर है। तो वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर मूव करता है, उसकी स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लैंड फटाफट से गर्म हो जाएगी क्योंकि ये हिल भी नहीं सकती। वाटर के केस में यहाँ पे गर्म होगा, ये पूरा मूवमेंट में है, घूमता रहेगा इधर उधर, तो गर्म नहीं हो पाता। तो इस पे जो एयर ये जल्दी से गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, राइज कर जाएगी एयर ज़्यादा तेज़ी से, जल्दी, पहले। यही हम पढ़ रहे थे इसमें, क्या पढ़ रहे थे हम, वाटर जो है उसके ऊपर से जल्दी गर्म नहीं होगी, लैंड के ऊपर से गर्म हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं सिचुएशन कोस्टल एरिया में, जहाँ पे कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे क्या होगा, डे टाइम में क्या हो गया, एयर जो है लैंड के ऊपर तो ऊपर उठ गई, तो फिर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लैंड के ऊपर। सिंपल सी बात है, इसमें आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डे नाइट के बीच में हो रहा है, डे के केस में हम देख रहे हैं क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर उठ गई डे में, तो क्या हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया एज कंपेयर टू लैंड। ओशन में क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्म नहीं हुई हवा, तो यहाँ से इस जगह से ऐसे आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्योंकि सी की तरफ से आ रही है तो इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज। ये सी ब्रीज है। सी ब्रीज कब आ रही है, डे टाइम में। क्यों आ रही है, क्योंकि लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो गई है एज कंपेयर टू वाटर, और गर्म होने से क्या हो गया, कन्वेक्टिव करंट, कन्वेक्शन राइज हो गया, कन्वेक्टिव करंट सेटअप हो गया, और यहाँ से पूरी एयर ऊपर चली गई, और यहाँ से ऊपर जाने से लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए एज कंपेयर टू दिस लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, लेकिन एज कंपेयर टू दिस पार्ट यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर एरिया से ब्रीज जो है इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए आ जाएगी। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये सी ब्रीज होती है। नाइट में क्या होगा, देखो हमने नाइट में बात की थी कि लैंड जो है जल्दी से गर्म हो जाती है, हीटअप होती है, और जल्दी से कूल डाउन भी हो जाती है। तो नाइट में क्या होगा, लैंड हो गई कूल डाउन, और अभी क्या हो रहा है, वाटर ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। तो लैंड अगर कूल डाउन हो गई है और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाटर पे लो प्रेशर हो जाएगा उस टाइम पे, और लैंड पे थोड़ा हाई प्रेशर रहेगा कंपैरेटिव। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ हवा चलना शुरू हो जाएगी, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज चल क्यों रही है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ लो प्रेशर, दिन के टाइम पे अर्थ ज़्यादा गर्म हो गई, ओशन कम गर्म हुआ। रात के टाइम पे ओशन ने अपनी गर्मी को मेंटेन रखा एज कंपेयर टू लैंड, और जो लैंड एरिया है, अर्थ क्या है, वो ठंडी हो गई, मतलब हमारी ज़मीन क्या है, वो ठंडी हो गई, लेकिन वाटर ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखा, तो वाटर पे लो प्रेशर हो गया।
रात को। तो इसी वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब क्या हो रहा है, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इसी तरीके से चलती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही सेम कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया है। तो जो मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम वन रीजन टू द अदर, यही विंड को क्रिएट करती है। लो प्रेशर जो एरिया होगा वहाँ पे हमेशा राइज होगी एयर, ये आप समझ लीजिए। बस एक छोटा सा डायग्राम को आप समझ लीजिए। जब भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, जब हीट अप हो जाएगा। लैंड एरिया पे ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब एयर जो है ऊपर उठ गई है। तो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर एरिया से ये हवाएं चलने लगेंगी। तो हमें यही दिखाई देती हैं विंड के फॉर्म में, इसी को हम विंड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें दिखाई देती है। ये जो कन्वेक्शन राइज है, कन्वेक्टिव राइज जो है, ये हमें नज़र ही नहीं आता, हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम धुएं की तरह, एयर नहीं दिखाई देती हमको। धुआं होता वाइट कलर का तो हमें दिख जाता, या ब्लैक कलर का होता, लेकिन क्योंकि ये हवा है तो हमें दिखती नहीं है। तो और हमें दिखता क्या है, ये है क्योंकि हम इसी सरफेस पे रहते हैं, यहाँ थोड़ी रहते हैं हम, नॉर्मली हम यहाँ पे रहते हैं ना। तो इसीलिए जब ये वाली हवा चलती है तो हमें दिखाई देती है। अगर हम यहाँ रहते बाई चांस तो ऊपर नीचे जाने वाली हवा भी दिख जाती है, हमको महसूस हो जाती, दिखती तो नहीं, लेकिन अभी हमको नहीं दिखती। तो विंड क्या है, विंड है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड। ये आप अच्छे से समझ गए, क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। सो आई होप इस वाले कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेन की। तो रेन क्या है, वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है गोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और वाइसा वर्सा। क्या लिखा हुआ है, अब देखो भाई, हाई प्रेशर जो जोन है गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि भाई हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। अभी तो हमने पढ़ा था लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ऊपर उठने से होता है हवा के। हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ पे एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए हाई प्रेशर एरिया से आएगा। अब भाई जहाँ से हवा आ रही है वहीं से तो पानी लाएगी ना, लो प्रेशर से तो आ नहीं रही है, हाई प्रेशर से आ रही है। तो हवा जहाँ से आएगी वहीं से पानी लेकर आएगी, जहाँ जाएगी वहीं लेके जाएगी। उल्टा तो हो नहीं सकता, जहाँ जाएगी वहाँ से पानी ले रही है, नो, हवा जहाँ से आएगी वहीं से पानी उठाएगी ना। तो हाई प्रेशर से पानी उठाती है लो प्रेशर एरिया में। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into air। ये हमने जान लिया। ऊपर उठती है हवा, ऊपर उठेगी तो जो भी पानी के ऊपर से उठेगी तो पानी को ले जाएगी अपने साथ वाटर वेपर के फॉर्म में। कुछ जो वाटर है वो ऑल्सो गेट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब ज़रूरी नहीं है ये सारी यही उठाएं, बहुत सारी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पढ़ा था ना हमने, पौधों में होता रहता है, पत्तियों से जो पानी ऊपर उड़ता रहता है। जैसे जैसे धूप पड़ती है पत्तों से पानी ऊपर उड़ जाता है। और सिर्फ पत्तों से ही क्यों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबकी स्किन से भी पानी उड़ जाता है, ठीक है, अगर वो हीट में खड़े रहेंगे। तो क्या हो रहा है, इन सब से भी पानी कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। उससे क्या हो रहा है, जैसे ही एयर राइज कर रही है, अब मैंने आपको ये बताया था, आप याद करो, जैसे जैसे एयर राइज करती है ऊपर, वो क्या करती है, ऊपर राइज करने से क्या होता है, एयर ऊपर अगर राइज करेगी, यहाँ पे लो प्रेशर है, ये ऊपर राइज कर रही है, तो ऊपर राइज करने से क्या होता है, कूल डाउन हो गई है ना। कूल डाउन होने से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर साथ में लेके जा रही थी हवा की तरह वाटर वेपर, वो जम जाएगा कूल डाउन होके, वो पानी बन जाएगा, वो पानी बन के नीचे आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी जिसके अंदर मॉइस्चर है, तो अगर हवा ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होगी तो उसके अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो फिर पानी ठंडा होकर क्या बनेगा, एयर वाला जो पानी है वो बन जाएगा लिक्विड वाला पानी। ओके, तो जैसे ही ऊपर उठेगी वो एक्सपैंड हो जाएगी और कूल हो जाएगी। एक्सपैंड हो रही है और कूल हो रही है, इससे क्या होगा, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर है ये क्या कर रहा है, इट फैसिलिटेट इफ सम पार्टिकल्स ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, देखो ऊपर एयर उठ रही है, वो ठंडी भी हो गई है, लेकिन वो उसको कंडेंस होने के लिए, उस हवा वाले पानी को, मतलब पानी गैस के फॉर्म में है, उसको पानी को वाटर के फॉर्म में आने के लिए क्या चाहिए, उसको एक कंडेंसेशन
कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चाहिए होता है, मतलब उसे कुछ चाहिए पार्टिकल छोटा सा जिसके चारों तरफ वो कंडेंस हो पाए, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब ऊपर उठती है कोई एयर और जब वो कूल डाउन होती है तो सिर्फ कूलिंग डाउन से फर्क नहीं पड़ता, साथ में चाहिए होता है क्या, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस चाहिए होता है जिसके चारों तरफ जो है वो पानी बन पाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। अगर ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई भी मिसिंग हो ना, पानी है बहुत सारा मॉइस्चर है एयर के अंदर, लेकिन अगर उसको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं मिल रहा है तो वो पानी के फॉर्म में बदल नहीं पाएगा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आपने कभी देखा होगा बादल के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, आर्टिफिशियली स्प्रिंकल किया जाता है सॉल्ट या कुछ और ऐसे पार्टिकल जिससे कि वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिल जाए। उन बादल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के साथ मिल के पानी की बूंद बन जाए। जैसे ही पानी की बूंद बनेगा मतलब लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या चीज़ है भाई? नॉर्मली क्या होता है, डस्ट हो सकती है, अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉलन्स हो सकते हैं, धुएं का पार्टिकल भी हो सकता है। तो वाटर ड्रॉपलेट जो फॉर्म होते हैं वो बिगर और बिगर साइज में कंडेंस होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो जब ड्रॉप्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं तो वो फॉल डाउन कर जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो एनफ, प्रेसिपिटेशन में अकर इन फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल। कभी कभी क्या होता है, पानी तो बन रहा है, कभी कभी वो जो गैशियस जो वाटर था, गैस के फॉर्म में जो वाटर था, इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि वो किसके फॉर्म में आ रहा है, अब वो स्नो की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ थी रेन कैसे आती है। रेन क्या है, मॉइस्चर कहाँ से उठाया भाई, हमने मॉइस्चर, बादलों ने या एयर ने मॉइस्चर कहाँ से उठाया, मॉइस्चर तो उठाया नीचे से, ओशन है, इवेपोरेशन हो गया उसका, ऊपर चला गया, मॉइस्चर कंडेंसेशन हो गया, बादल बन गए, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है, वहाँ पे रेन के फॉर्म में आ गया, फिर यहाँ से बह बह के वापस ओशन में चला गया। तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की वजह से वो वाटर जो कि गैस के फॉर्म में था किसके फॉर्म में आ गया, वो आ गया वाटर लिक्विड के फॉर्म में, या अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो क्या बन गया, आइस के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से होती है बारिश। अब हम बात करते हैं रेनफॉल का जो पैटर्न होता है, किस पैटर्न में रेनफॉल होगा, वो किससे डिसाइड होता है, वो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न पे डिसाइड होता है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में क्या होती है, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है वो बारिश करता है। ओके, अब हम मॉनसून को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर साइंस की क्लास नहीं बचेगी, फिर वो हो जाएगी ज्योग्राफी की क्लास, तो वो हम ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो भी रेनफॉल का पैटर्न होगा वो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम इंडिया की बात करें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब आता है। तो उसमें बारिश कैसे होती है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। ठीक है, ये तो था किसके बारे में, वाटर के बारे में। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। ये वाटर के बारे में नहीं था, हम एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे अभी। तो अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो एयर पॉल्यूशन, देखो एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था पॉल्यूशन पहले वाली क्लासेस में। पॉल्यूशन उस टर्म को कहते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की जो मात्रा है उसके नॉर्मल कॉम्पोजिशन जो उसकी होना चाहिए थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। मतलब नॉर्मली उस सब्सटेंस को किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, लेकिन वो उससे ज़्यादा बढ़ गया तो वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। वो फिर कुछ भी हो, नेम एनीथिंग, जिसकी क्वांटिटी जो है एक्सेस में हो गई है, बढ़ गया वो, तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है किसकी वजह से होता है, फॉसिल फ्यूल होता है मेन उसका रीज़न, कोयला, कोल, पेट्रोलियम, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होती है। तो जब ये फ्यूल को जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल को स्पेशली, तो नाइट्रोजन, सल्फर ये सब जलते हैं और इससे क्या निकलता है, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो उनके इन्हेलेशन से जो होता है बहुत डेंजरस है, और साथ साथ में क्या होता है, हमारे इन्हेलेशन के लिए तो है ही डेंजरस, हमारे लिए तो है ही, साथ साथ में क्या होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो हवा होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से जब बारिश आती है तो उसके साथ भी आ जाता है, जिसको आप एसिड रेन के नाम से जानते हैं।
एसिड रेन के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। ताजमहल का फ़ोटो भी मैंने आपको बना के दिखाया था, मतलब फ़ोटो लगाया था। तो जब फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन होता है, जब वो जलते हैं, जब वो बर्न होते हैं, तो उनसे इंक्रीज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो भी एयर में आ जाते हैं। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं यही पॉल्यूशन है। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जब इनकी हाई लेवल हो जाता है तो ये पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, विजिबिलिटी को भी लोअर कर देते हैं। कोल्ड वेदर में फॉग बन जाता है, स्मॉग बन जाता है, ठीक है, तो विजिबिलिटी भी लोअर हो जाती है। स्मॉग बन गया, ये स्मॉग क्या होता है, ये सबके बीच में डिफरेंस हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, क्लास 8 में। स्टडीज से पता चलता है कि अगर रेगुलरली हम ब्रीथ करते हैं ऐसे एयर में जिसके अंदर एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, तो हमारे को एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, इन सब का चांस बिल्कुल बढ़ जाता है। लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, एलर्जीज हो सकते हैं, वेरी कॉमन। तो इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तब से हम यही कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो एयर पॉल्यूशन बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, वो फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से हो रहा है। फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, उसकी वजह से इतने सारे अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं, वो कर देते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन साइलेंट किलर है, इसको आप पढ़ लेना स्लाइड को। फिर हम बात, ये मतलब एयर पॉल्यूशन के ऊपर अगर हम बहुत लंबी बात करें तो हम मतलब 2-3 घंटे में एयर पॉल्यूशन के ऊपर ही बात कर सकती हूँ। बट क्योंकि हमने एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पहले भी डील किया है क्लास 8 में, तो आप उस चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं। देन यू विल गेट टू नो अबाउट एयर पॉल्यूशन इन डिटेल। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स। पहले नेचुरल रिसोर्स की हमने बात की थी एयर, अब हमारा जो दूसरा नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर को वंडर लिक्विड भी कहा जाता है। ओके, ये हमारी वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ को कर रहा है, मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर भी है, ये हम जानते हैं। जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में भी एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो कहाँ पे है, ओशंस में है, नदियों में, झरनों में, सब जगह है, अंडरग्राउंड है और एटमॉस्फेयर में भी है। ठीक है, जो वाटर है अर्थ पे वो मोस्टली सीज और ओशन में है, और वो सलाइन है, मतलब नमक वाला पानी है। ठीक है, वो हमारे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ह्यूमन बींग से कंजम्पशन के लिए एटलीस्ट। फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पे मिल रहा है हमको, फ्रोजन है आइस कैप्स में, जो कि हमें दोनों पोल्स पे मिलते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक पे, और नदियों में बह रहा है वहीं से बह के। अंडरग्राउंड वाटर है और वाटर रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है। ये सारा का सारा कौन सा वाटर है, ये सारा फ्रेश वाटर है। लेकिन हमारा लगभग 70% से भी ज़्यादा वाटर जो है वो क्या है, वो हमारा ओशंस में है। सॉरी, 70% तो सरफेस एरिया है, जो हमारा मोर देन 97% जो वाटर है लगभग, वो हमारा खारा पानी है। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और फ्रेश वाटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, तो उसका एग्जैक्ट परसेंटेज जो है वो आप क्लास 8 की जो साइंस एनसीईआरटी है उसको खोल के दोबारा से पढ़ लेना एक बार। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था आपको कहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर इन फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब भी पानी के साथ मिक्स होकर ही इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं। हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का मेजर कॉम्पोनेंट भी वाटर है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या है, वाटर लेवल मेंटेन करना होता है अपनी बॉडी में। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है, जो धरती पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है टॉलरेट नहीं कर सकती है सॉल्ट वाला वाटर। तो इसलिए वाटर रिसोर्स जो है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम अच्छे से समझ गए। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर के बारे में आप डिटेल में मैंने बता दिया, क्लास 8 वाली एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हमारे फार्म्स में जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारे क्या होते हैं, पानी में मिक्स हो के सारे वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं।
वो सारे हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर पहुंच जाते हैं। क्रॉप्स के लिए तो हमें ज़रूरी है, लेकिन उसी में हम पानी देते हैं तो उसी के थ्रू वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। सूएज जो है टाउन्स का, सिटीज़ का, और वेस्ट जो है फैक्ट्रीज़ का, वो सब भी कहाँ जा रहा है? वो भी रिवर्स के अंदर जा रहा है, लेक्स के अंदर जा रहा है, ओशंस के अंदर जा रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है उनको, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। वो सब क्या करती हैं? हॉट वाटर डाल देती हैं वाटर बॉडीज़ में। उससे क्या होगा? हॉट वाटर डाल रही हैं तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? कभी कभी ये वो जो वाटर बॉडीज़ में अगर हॉट वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ में जब हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कोल्ड वाटर रहता है उसके अंदर, क्योंकि बाकी का पानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो कोल्ड वाटर जब रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है? हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऊपर नीचे जब टेम्परेचर होता है पानी का तो उसको सहन नहीं कर सकते, और वो सब की लाइफ जो है थ्रेट में आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं कि फर्टिलाइज़र या फिर कोई गंदगी हमको दिखाई दे रही है, किसी इंडस्ट्री का वेस्ट डाल दिया, उसके ऊपर एक और चीज़ है, ठंडा करना पानी को और गर्म करना। रिजर्वायर्स में ठंडा हो रहा है पानी, वो जब नदियों में जा रहा है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये वाले चार्ट में आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं डंप हो रही हैं पानी के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं। ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? लाइफ फॉर्म्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म एंड हार्म अदर लाइफ फॉर्म। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए तो अच्छा हो सकता है, या कम होगा तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाकी के ऑर्गेनिजम्स वो तो ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है? अल्टीमेटली क्या कर रहा है? बैलेंस जो था वेरियस ऑर्गेनिजम्स का, वो सिस्टम का जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। जब ऐसा होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस जब डालते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो क्या होता है? वो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, जो कि हम कहाँ कर रहे थे? एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे थे। वो क्या थे? पॉइजनस सब्सटेंस थे, मरकरी, सॉल्ट, ये सब भी उसके अंदर आ जाते हैं पेपर इंडस्ट्रीज से। तो दीज कैन ऑल्सो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब भी पानी के अंदर मिक्स हो सकते हैं। मतलब सूएज का वेस्ट भी जा सकता है, तो पानी के अंदर फर्टिलाइजर, सूएज का वेस्ट, हार्मफुल केमिकल्स, सब कुछ जा रहा है। और क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडी। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर न्यूट्रिएंट कुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज, है ना। अगर ज़्यादा इस तरीके के केमिकल्स जाएंगे जिससे कि प्लांट्स की और एनिमल्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेंगे। अगर वो यूज़ हो जाती है तो अल्टीमेटली बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए लेटर ऑन ऑक्सीजन नहीं बचेगी पानी में, तो उसको यूट्रोफिकेशन भी बोला जाता है। यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा होगा। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ रेंज का टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, जो वो नहीं बियर कर पाते वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इस चार्ट में वाटर पॉल्यूशन। 97% जो है अर्थ का वाटर सॉल्टी है, सिर्फ लेस देन जो 3% वाटर है वही फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर जो होता है इतना स्ट्रेस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये वाला आप इस स्लाइड से पढ़ लेना। तो ये जो चैप्टर था, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया कि एयर और वाटर के बारे में एज अ नेचुरल रिसोर्स, उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक you so much for watching this lecture and best of luck for your preparation.